वेरी गुड इवनिंग। हाय भूमिका, प्राची, आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. All right, चलो, allow me a second to share my screen, then after that we'll start. We are discussing definitely application of biotech, right? Application of biotech में अभी तक हमने एग्रीकल्चर में बात की थी, अब हमें शुरू करनी है मेडिसिन में। ऑल राइट, तो थोड़ा सा इंट्रो मैंने पिछली क्लास में भूमिका को दिया था, बाकी तुम लोग दो नहीं थे इस क्लास में। लेट्स स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, बायोटेक एप्लीकेशन इन मेडिसिन, इसमें मैम मैं तो चीजों भूल ही के बारे जाती हूँ ट्यूसडे वाली क्लास को। मुझे ना में। हमेशा क्या हुआ क्लास जानवी? आती है। मैम मुझे ट्यूसडे वाली क्लास हमेशा 6 बजे याद आती आवाज है। कट रही है बहुत, आवाज। दो तीन छोटे छोटे से टॉपिक इसमें हैं। हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन बनाने के लिए यूज करते हैं, हम लोग बायोटेक की मेडिसिन वाली फील्ड में, ठीक है, ट्रीटमेंट वाली, डिजीज वाली फील्ड में हम लोग जीन थेरेपी के तौर पे यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा एथिकल इश्यूज। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से 3-4 टॉपिक्स हैं। ऑलराइट, वी डू हैव सम क्वेश्चंस हियर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। जस्ट रीड द क्वेश्चन, गिव मी द आंसर। जो हमने एग्रीकल्चर वाला पढ़ा था उसमें से। A protoxin is who is the father of Indian Green Revolution and the name the bacteria which produces cry protein. फटाफट से आंसर दो। We did question, now we are going to discuss about the topic, okay? Genetically engineered insulin के हमारे में बारे में बात करें। ये वाली चीज मैंने भूमिका को कराई थी कि जब मेडिसिन की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे लगभग 30 recombinant therapies have been approved by human all over the world। ठीक है, recombinant medicines की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो अप्रूव हो चुकी हैं, लेकिन इंडिया में ओनली 12 ऑफ बीइंग आर प्रेजेंटली मार्केटेड। 12 है जो मार्केट होती हैं। कुछ कॉमन से एग्जांपल अगर मैं बोलूं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मेडिसिन की फॉर्म में, या ब्लड फैक्टर 8 हमारा हो गया, ये भी हमें मिलता है। या मैं बात करूं ह्यूमन इंसुलिन, of course it is available in market. Streptokinase and one more erythropoietin। ये कुछ कॉमन से बता रही हूँ, तुम सब पढ़े हुए हैं इसलिए तुमको पता है ना नाम। HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आर्टिफिशियली अवेलेबल है ना। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ये मैंने कितने बता दिए? 3, 6 और 7 तो मैंने बता ही दिए। ठीक है, 5 ही रह गए हैं, मेजर ये हैं, और भी होते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन, ठीक है, वो सब भी चीजें हो जाती हैं। क्या वो जानवी? इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन। ठीक है, तो ये सब हमारे 12 थेराप्स है जो मार्केट में इंडिया में अवेलेबल हैं। इराइथ्रोपोइटिनम अनीमिया के कॉज करने के लिए देते हैं, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ डिसऑर्डर्स के लिए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए, इंटरफेरॉन जो मैंने बताया वो ल्यूकीमिया, कैंसर, उन सबको क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम लोग देते हैं। ठीक है, इंसुलिन पता ही है डायबिटीज के लिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया हमारा। तो ठीक है, ये सारे डिफरेंट हमारे पास हैं। अब हम चलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। हमें इंसुलिन सिंथेसाइज कौन करता है? फर्स्टली टेल मी दैट व्हिच ऑर्गन और द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन सिंथेसाइजेस इंसुलिन? प्राची? पैंक्रिया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। राइट। कौन से सेल्स? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पीपी? बीटा करता है इंसुलिन। बीटा, ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ। ऑलराइट, चलो, हमें पता है इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, ऑफ पैनक्रियाज। ऑलराइट, उसके बाद इंसुलिन, हमें पता है कि इंसुलिन का काम क्या होता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट हेल्प्स द ग्लूकोज टू गेट इनटू द बॉडी सेल। बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इंसुलिन कंट्रोल करता है। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, एंडोक्रिनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। एंड व्हाट इज डायबिटीज? ठीक है, just give me a second. A disease, basically what is diabetes? Diabetes is a disease in which the blood glucose or sugar levels are too high. Okay, क्यों हो जाते हैं too high? Due to deficiency of insulin. Yes or no? नहीं होता है ना? yes, मैम। बिल्कुल गायब नहीं हो जाता है, बट वो ऑप्टिमम वैल्यू नहीं सिक्रीट करता है। इंसुलिन का उल्टा कौन सा हार्मोन होता है जो इंसुलिन के एंटागोनिस्ट फंक्शन करता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ठीक है। देन व्हाट इज ग्लाइकोजन?
ग्लाइकोजन तो फैट स्टोर होता है लिवर में फैट, नहीं मतलब ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म राइट, में लिवर ऑलराइट, में। ठीक है। ओके, सो बेसिकली ग्लूकोज कम फ्रॉम द फूड वी ईट और उसको इंसुलिन मेटाबोलाइज करता है और जिससे हमारे ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहते हैं। इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये हमने एक ब्रीफ सा इंट्रो ले रहे हैं। जब हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पढ़ रहे हैं तो वी नीड टू रिवाइज व्हाट इज इंसुलिन, राइट। पैनक्रियाज हैज बीटा सेल्स एंड बीटा सेल्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन। पढ़ ली हमने ये बात। नो इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज और लेस इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, we need to inject insulin externally, ठीक है, इंट्रामस्कुलरली, मसल में हम लोग इसको ट्रांसमिट करते हैं या इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पेशेंट के पैनक्रियास में करते हैं। अर्लियर, चलो हमें ब्रीफ समझ में आया, हमें एक्स्ट्रा इंसुलिन चाहिए ताकि ग्लूकोज बैलेंस रहे, डायबिटीज ना हो जाए। ओके, तो अब क्या करते थे, पहले क्या होता था, अर्लियर बात जब शुरू हुआ था तो इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड पिग एंड केटल्स। जितने भी स्लॉटेड केटल्स और पिग्स थे तो हम लोगों ने वहां से इकट्ठा करना शुरू किया इंसुलिन को और हमने उसको इंजेक्ट करना शुरू कर दिया हमारी बॉडी में। इट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, काफी सक्सेसफुल था, कोई दिक्कत नहीं थी अपार्ट फ्रॉम वन, ठीक है, सब कुछ सेटिस्फैक्टरी था, कोई लोड नहीं आ रही थी लाइफ में उनकी, बढ़िया चल रहा था एकदम काम। अपार्ट फ्रॉम दिस कि इन फ्यू पेशेंट, इन फ्यू ह्यूमंस इट कॉज्ड एलर्जिक रिएक्शन। तो हमें एक बहुत बड़ा लिमिटिंग इफेक्ट दिखा इसका, ठीक है। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सी नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल that could make insulin, कि instead of slaughtered pig in cattle, ठीक है, अगर हमारे पास कोई बैक्टीरिया हो जो इंसुलिन बना सके तो हम रिकॉम्बिनेंट वाला कुछ कर सकते हैं, हम लोग होस्ट और सब कुछ कर सकते हैं। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैन इंसुलिन गिवन ओरली टू द डायबिटिक पेशेंट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव इंसुलिन ओरली, इट शुड बी गिवन इंट्रामस्कुलरली, मसल में दिया वो जाता है, ठीक डाइजेस्ट है। हो जाता होगा ना एंजाइम में, तो ये हाँ, 10th मतलब का बेसिकली ये जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना ये वो मेरे उसको 10th के डाइजेस्ट कर पेपर देता में है, आया था, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। ओके, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं स्टमक इंटेस्टाइन में, वो इंसुलिन को ब्रेक कर देते हैं जिससे पहले कि वो अपना काम करना शुरू करे। तो नो, इट्स अ बिग नो, यू कैन गिव दैट मतलब ओरली, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द इंसुलिन, के पहले इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसके बारे में बात हम लोगों ने पहले भी की थी, ठीक है, पहले भी हमने इसके बारे में बात की है 11th क्लास में, दोबारा से एक बार डिस्कस करते हैं। relatively a smaller protein, ठीक है, प्रोटीन होता है, ऑफ कोर्स पेप्टाइड हार्मोन ये होता है। इट कंप्राइजेस 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये बात हमने पहले भी की थी, इट कंप्राइजेस 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ऐसे याद रखेंगे हम, ठीक है। ओके, इंसुलिन में इट हैज 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ओके, चेन ए एंड चेन बी, A and B, राइट। जो ए चेन होती है उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? 21 अमीनो एसिड होते हैं। 21, और जो बी चेन होती है उसमें कितने 30, होते हैं? 30, ठीक है, 30 अमीनो एसिड। अब उसके बाद एंड दीज 2 चेन्स आर कंबाइंड टू ईच अदर बाय C पेप्टाइड। अच्छा, ये तो C नहीं होता था शायद कुछ, वो एक्सटर्नल होता है, सी पेप्टाइड भी वो तो होता है, प्रो ठीक है। इंसुलिन। मैम ये हम इंसुलिन की बात करें कि प्रो इंसुलिन? प्रो इंसुलिन की हम बात कर रहे हैं, तो प्रो इंसुलिन में प्रॉपर तो मैम इंसुलिन, C। प्रॉपर इंसुलिन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रो इंसुलिन की बात नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर इंसुलिन हाँ में ऐसा होता है और सी पेप्टाइड हमारा वो अलग हो जाता है बाद में, वो, ठीक हाँ है। वो प्रो इंसुलिन में होता है। हाँ, फ्री सी पेप्टाइड ये अपना अलग हो जाता है। और प्रो इंसुलिन में हमारा, हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो सी इन प्रो इंसुलिन, दिस ग्रीन वाला रीजन, ठीक है, दिस ग्रीन वाला रीजन इज व्हाट, दिस इज आर, C पेप्टाइड। ये इन्होंने ए और बी चेन दिखाया और सी पेप्टाइड को अलग निकाल दिया। तो हमें एक चीज तो पता है कि हमारे केस में, हमारी बॉडी में एक्चुअली इंसुलिन को इंजीनियर करने में ना प्रॉब्लम आ रही थी मैम यहाँ पे ना कि गलत लिखा है, 31 अमाइनो एसिड्स 31 नहीं लिखा है, है। हाँ गलत लिखा है, वो 30 होते हैं, ठीक है। कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी कि इंसुलिन ना इंसुलिन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। हम जेनेटिकली इंजीनियर जब कराएंगे इंसुलिन को तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन देयर कि भाई वो हम तो मेच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या हम लोग प्रिमिटिव बनाएंगे, हम उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर ही नहीं सकते। ओके, तो हमें पता है इन ह्यूमंस, या है ना, हमारे केस में इट इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन, है ना, लाइक अ प्रो एंजाइम, ये प्रो हार्मोन की तरह सिंथेसाइज होता है। तो इसको इट नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स फुली मेच्योर।
पूरा मेच्योर होने से पहले इसको प्रोसेस करना जरूरी है ताकि ये फंक्शनल हो जाए। और द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, कौन से क्रोमोसोम पे लोकेट होता है, बता सकते हो मुझे? इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जीन होता है लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 11, ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 11। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, सी पेप्टाइड, ठीक है। सो दिस प्रो हार्मोन, इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्रो हार्मोन? बिकॉज इट हैज एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच हेयर, यू कैन सी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच इसके पास होता है, ठीक है। उस एक्स्ट्रा स्ट्रेच को हम बोलते हैं सी पेप्टाइड। व्हाट इट इज कॉल्ड एज सी पेप्टाइड, ठीक है, कनेक्टिंग सी पेप्टाइड जो होता है। अब कनेक्टिंग सी पेप्टाइड क्या करता है, बेसिकली उसको हम रिमूव कराएंगे तब जाके हमारा प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट होगा। ओके, तो मैच्योरेशन के टाइम ये रिमूव होता है। अब किसने ये चीज समझी और इंजीनियर कराना शुरू किया? ओके, सी प्रिंसिपल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन वाज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है, इतनी बार पढ़ चुके हैं। आरडीटी के मैकेनिज्म तो हमें समरी याद है आरडीटी की अच्छे से, यस और नो, कि हम आरडीटी में करते क्या क्या है, वो ब्लूप्रिंट क्लियर है मैं अच्छे से? प्लाज्मिड लिया, डीएनए लिया, लाइगेज से जोड़ा, वेक्टर में डाला, वेक्टर को होस्ट में डाला, होस्ट को मल्टीप्लाई कराया, मल्टीपल कॉपीज बनाई। इज दिस होल ब्लूप्रिंट इज क्लियर? मैम आरडीटी की फुल फॉर्म क्या थी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लिखा तो है सामने, देख। इंसुलिन वगैरह ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो पता है। कोई नहीं। भूमिका, प्राची, इतनी बात समझ है? भूमिका, प्राची, ऑलराइट। अब ये नाम हम याद रखेंगे, एली लिली, ठीक है। In 1983, it's an American company, ठीक है, it used this method, okay, Humalog इनकी वो ब्रांड का नाम था पूरा, ठीक है। अब now what they does, they prepared 2 DNA sequence, इन्होंने अलग अलग 2 DNA sequence बनाए। What they did, they prepared 2 DNA sequence, they prepared 2 DNA sequences। कौन से होंगे वो डीएनए सीक्वेंसेस? ए एंड बी, ठीक है। मतलब बेसिकली द सीक्वेंसेस कोडिंग फॉर प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी और द पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी, जो हमें पता है क्रोमोसोम 11 पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसको किया कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी, 2 डीएनए सीक्वेंस इन्होंने बनाए, ठीक है। उसके बाद अब इनको इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, किसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे बताओ? बैक्टीरिया में, ई कोलाई। प्लाज्मिड्स पीबीआर 322 में पढ़ा था हमने। उसके बाद इन्होंने उसको प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया पीबीआर 322। पर उसके लिए भी तो पहले ई कोलाई चाहिए ना मैम, वो स्टेप तो आप मिस कर गए। बिल्कुल चाहिए, उसी से तो निकालोगे, उसी से तो कट करा के जगह बनाओगे, है ना। पीबीआर 322 कहाँ चला जाता है मैम उसका? मेरे को उस दिन भी पूछना था, मैं पूछना भूल गई कि वो कट करके। अब प्लाज्मिड पीबीआर, ठीक है। अब फिर इसको हमें सीधा हमारी बॉडी में तो नहीं करेंगे, हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है ए और बी की, तो हम इसको क्या करेंगे, ई कोलाई में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। देन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ई कोलाई, ठीक है। व्हाई? बिकॉज ये प्लाज्मिड ये बना दिया हमने ऐसा, ठीक है, ये बना दिया हमने, इसकी मल्टीपल कॉपीज हमें बनानी है ना, ठीक है। अब तो बेसिकली टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स, ओके, तो हम इसको ट्रांसमिट कर देते हैं किसमें, ई कोलाई में, टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन, ताकि भी अलग अलग है ना, कंबाइन भी तो होंगी डाइसल्फाइड बॉन्ड से, टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स, ठीक है। ओके, एंड द सीक्वेंसेस फॉर ए एंड बी, ए और बी के लिए सीक्वेंसेस थे, दे वर लिंक्ड विद लैक जेड जीन। किससे लिंक हुए थे ये? लैक जेड जीन, ओके। और उनको फिर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था किसमें, पीबीआर 322 में। इंट्रोड्यूस करने से पहले याद रखना, इनको हमने लैक जेड जीन से इंट्रोड्यूस किया था। बता सकते हो लैक जेड किसके लिए करता है, याद है कुछ? लैक ऑपरॉन, मैम ये वो उसके लिए था शायद से, लैक जेड, वो आइपोजिया में था ना, जेड वाई ए जो एंड में था, जो जेड है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के लिए था। ठीक, ठीक है, तो वही तो हमें करवाना है। कि गलत? सही है सोचो कि सोचो, गलत?
तो सोचो, Y तो बीटा टाइम लो जब तक गैलेक्टोसिडेज मैं आगे बढ़ती हूँ, फिर दोबारा पूछूंगी, ठीक है। लैक जेड तो मैम जीन आप आगे पीपीआर, बढ़ोगे तो हम सोचेंगे कैसे? सबकॉन्शियसली चलाओ। लैक्सीन पीबीआर 322, अब हमने क्या किया, चेन ए एंड बी को हमने मल्टीपल कॉपीज को प्रोड्यूस किया सेपरेटली, उनको एक्सट्रैक्ट कराया, ठीक है, और फिर लैब में उनको कंबाइन कराया टू फॉर्म बाय डाइसल्फाइन बॉन्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। तो ऐसे हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया, ठीक है। सी इधर देखो, ह्यूमन पैनक्रियाटिक सेल डीएनए, छोटू सा रेड सेगमेंट है, ठीक है, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, जहां से भी हमने लिया। बैक्टीरियल डीएनए का प्लाज्मिड यहाँ कट कराया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में डाल के मल्टीपल कॉपीज हमने देखो बहुत सारी बना ली, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया। बात समझ में आई सबको? तो दीज आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जीन ट्रांसफर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। प्राची, भूमिका, जानवी, क्लियर है पूरा? यस मैम। ऑलराइट, सबकॉन्शियस माइंड थकना चाहिए, ठीक है, वाइवा में कंफ्यूज नहीं होगे। चलो, जस्ट रीड दीज डिफरेंस। तो अभी हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। नेक्स्ट इज जीन थेरेपी। क्या होता है जीन थेरेपी? जीन की थेरेपी दे दो तुम। थेरेपी यानी हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, वी आर गिविंग एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, और यहाँ पे हम कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं? जीन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ओके। तो इट मीन्स अर्लियर, ओरिजिनली जब हम बात करें ना, तो दिस नेम वाज गिवन to the methods that were aimed to cure an inherited disease, ठीक है, method aimed to cure inherited disease, उनको हमने ये नाम दिया था inherited disease, ठीक है, कि हम बेसिकली मान लो कोई पेशेंट है who is suffering from X disease। क्यों वो डिजीज है? बिकॉज दैट पर्सन इज लैकिंग और हैविंग अ डिफेक्टिव जीन, दैट इज वाई जीन। उसकी बॉडी में वाई जीन की डिफिशियंसी है या डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से वो एक डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली मेडिसिनली उसको वाई जीन प्रोवाइड करते हैं टू ट्रीट और टू मैनेज दैट पर्टिकुलर इनहेरिटेड डिजीज, एंड दिस इज कॉल्ड एज gene therapy. All right, so it is a technique for correcting defective gene responsible for disease development. ओके, डीएनए में उस जीन का हम लोग मेंटेनेंस कॉज करा रहे हैं, उसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। इतनी बात समझ में आई? भूमिका, प्राची, जानवी, यस और नो? इतना क्लियर है? यस मैम। ऑलराइट, अब देखो, याद रखना, जीन थेरेपी इज द कलेक्शन ऑफ मेथड्स, ठीक है, जो अलाउ करता है करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट बच्चे में, एम्ब्रियो में। तो हम लोग क्या करते हैं, जीन्स को इंसर्ट करते हैं उसके सेल से टिश्यू में, ताकि हम डिजीज को क्योर कर सके। ऑलराइट, पहला क्लिनिकल ट्रायल, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। जो फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल था, दैट हैपेंड इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल, जिसमें there was a deficiency of ADA. This girl was suffering from ADA deficiency. ADA stands for adenosine deaminase. Adenosine deaminase, and due to deficiency of this particular enzyme, this girl suffered from SCID. SCID, that refers to severe combined immunodeficiency. It means she suffered from मतलब ADA में क्या होता है, person will be immunologically deficient, मतलब that particular person will be more prone to get diseases, from any kind of disease, to viruses, to bacteria, to fungi, बहुत जल्दी infections होगा। 1 out of every 50,000 to 1 lakh births suffer from HCID due to deficiency of ADA. इतनी बात समझ में आई? Yes or no? यस मैम। और ये डिजीज क्यों होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अ जीन।
एक जीन जो एडीए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस एंजाइम की प्रेजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, तो उसमें ये हमारा पूरा आ जाता है। अब बेसिकली होता क्या है, ये एंजाइम कर क्या रहा है ना, कैसे इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से इम्यूनोलॉजिकली सप्रेस्ड हो रहा है पेशेंट, क्यों इम्यून सिस्टम ही हैम्पर हो रहा है, बिकॉज दिस एडीए एंजाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, सो इट इज lymphocytes. Okay, do we know function of lymphocytes, especially T lymphocytes? हमें पता है, are they responsible for providing immunity? Yes or no? Yes ma'am. है ना, तो जब टी लिम्फोसाइट्स हमारे मैच्योर ही नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी ऑफ एडीए, तो जो पर्सन है, जो डिजीज पर्सन है, उसकी बॉडी में लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाएगी, होंगे तो वो मैच्योर नहीं होंगे, और लिम्फोसाइट्स ये होते हैं जो इन एनी फॉर्म, आइदर एक्टिव, पैसिव, ह्यूमरल, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, बट दे हैव अ वेरी मेजर रोल इन सच काइंड ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, so in that case person will suffer or will become immunodeficient. Okay, अब हमने क्या किया, पहला ट्रायल इसी के लिए हुआ था, ठीक है, तो सी इम्यून सिस्टम कैन फाइट इन्फेक्शन, एससीआईडी में क्या होगा, डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स कैन नॉट फाइट इन्फेक्शन। अब हमें टी लिम्फोसाइट, हम क्या कर रहे हैं मैम, टी लिम्फोसाइट्स आप कह रहे हैं उसके लिए था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो बी लिम्फोसाइट्स को जगाने के लिए। तो इन सम चिल्ड्रन ADA deficiency can be treated by bone marrow transplantation. क्यों कर रहे हैं हम bone marrow, क्यों, क्योंकि बोन मैरो में ही तो हमारे सारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं। बिल्कुल सही, तो कई केसेस में हम लोग सीधा बोन मैरो चेंज कर सकते हैं, ताकि हमारे बोन मैरो ही हमें पता है जो हमारे लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, राइट, और इन अदर्स, ठीक है, अब इन सम ये, या फिर हम क्या कर सकते हैं, आरडीटी कर सकते हैं, या एंजाइम ERT में बोलूंगी यहाँ पे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम मतलब मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट ना करते, मैं इंजेक्शंस दूं एंजाइम के लिए, एंजाइम रिप्लेसमेंट और थेरेपी, ठीक है, जिस केस में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं आईवी, किसका, एडीए का, हम आर्टिफिशियली वो एंजाइम उसको दे रहे हैं ताकि वो अपना काम कर सके, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं, डिजीज क्योर नहीं हुई है, डिजीज मैनेज हुई है, दोनों में से कोई भी कंप्लीट क्योर नहीं है, दोनों मैनेजेबल ट्रीटमेंट्स थे, ठीक है, दोनों के दोनों नो कंप्लीट क्योर, क्योंकि दोनों केस में अगर मैं मतलब एंजाइम बोन मैरो का तो समझ आया कि थोड़ा सा रहेगा तो वो हट जाएगा, पर एंजाइम वाले में मतलब मैं और एडीए दे रही हूँ, लेकिन वो जो खराब है। अब इस सब के चीजों में हमें जीन थेरेपी का रोल कहाँ पे है, वो अभी तक हमने नहीं किया, ठीक है, जीन थेरेपी का क्या रोल है इन दिस, सी डिलीशन ऑफ इंक्रीज्ड इंटरफिशियल रिलीज ऑफ एडीए एंजाइम एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, रीजंस फॉर कॉज ऑफ एससीआईडी, वही सेम चीज है, हाउ इज द करेक्ट जीन फॉर एडीए इंसर्टेड इन द पेशेंट्स बॉडी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, लिम्फोसाइट्स को हम लोग लेते हैं पहले, यहाँ से शुरू करते हैं, ओके, टी सेल्स आइसोलेटेड फ्रॉम एससीआईडी पेशेंट, ये देखो सबसे पहला स्टेप, ये जो तुम्हारा डिजीज्ड पर्सन था उसमें से तुमने टी सेल्स को बाहर निकाला लैब में, ठीक है, लैब में निकाला, उनको ग्रो करवाना है तुमको, उसके बाद सेकंड चीज तुम क्या ले रहे हो, बैक्टीरिया कैरिंग प्लाज्मिड विद क्लोन्ड नॉर्मल ह्यूमन एडीए जीन, ऐसा बैक्टीरिया, जो हम जीन निकालेंगे, क्या एक ही जीन कंट्रोल करता है, पर एडी टी सेल को आइसोलेट किया बाहर, ओके, उसके बाद जो मेरे पास एक प्लाज्मिड है जिसके पास वो जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडीए, मैं कह सकती हूँ एडीए cDNA, एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो है, देन क्लोन्ड एडीए जीन इज इनकॉर्पोरेटेड, ये जीन को मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया इसमें टी सेल्स में,
तो ये रिकॉम्बिनेंट वाले टी सेल, जेनेटिकली ऑल्टर्ड सेल्स को फिर हम इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है, इसमें। तो जीन थेरेपी हमने इस तरीके से यूज की। इसका भी एक प्रॉब्लम है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ परमानेंट क्योर। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट्स की लाइफ तो लिमिटेड ही होगी ना। तुमने ये लिम्फोसाइट्स जो डाले हैं, दे आर नॉट इमोर्टल, इमोर्टल नहीं होते हैं, है ना, एक टाइम के बाद यूज होके खत्म हो जाएंगे। अब इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तुमको दोबारा देना पड़ेगा। तो जीन थेरेपी भी बार बार तुमको देनी पड़ती है, बट इट इज मैनेजेबल। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई? पर क्यों बार बार देनी पड़ती मैम? पर क्यों देनी पड़ती है हमको बार बार? मैंने तो पूरा जीन ही निकाल के कट करके नया डाल दिया ना। है हमारी बॉडी में नहीं ना, हमने कहाँ किया? अभी इसमें हमने अपनी बॉडी का जीन कट नहीं किया है, मैंने बैक्टीरिया से जीन यहाँ पे डाला है, ठीक है। वो जीन इस लिम्फोसाइट में प्रेजेंट है ताकि वो एडीए एंजाइम बना सके। तो ये जीन मैंने इस सेल को दे दिया, 10 सेल को मैंने जीन दे दिया जो एडीएच एंजाइम बनाएंगे। पर जब ये सेल मर जाएंगे तो वो एंजाइम भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ करूं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेवल पे, एम्ब्रियोनिक लेवल पे बोन मैरो के जो सेल्स हैं उनमें मैं किसी तरीके से ये जीन इंट्रोड्यूस करा पाऊं, तो बोन मैरो के सेल लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेंगे और ये वाला लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेंगे जिसके पास वो एंजाइम होगा। सो इन दैट केस इट कैन बी क्योर्ड, बट अभी तक इट इज नॉट अ परमानेंट क्योर, इट इज मैनेजेबल बट दो, ठीक है। तो दिस इज जीन थेरेपी। अभी हमने देखो बोन मैरो ट्रांसप्लांट डोनर से किया, बिफोर जीन थेरेपी हम लोग ये करते थे, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया। अब हम ईआरटी करते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हैं, ये सब मैंने बता दिया तुमको। आईवी इंजेक्शंस देते हैं, सॉल्यूशन कंटेनिंग द एंजाइम। Okay, if the gene is given at the early stage of zygote embryo, correction can be permanent, but till now correction is not the permanent. So now we are done with gene therapy as well. Now the next topic is मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। हम लोग मेडिसिन में एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, इंसुलिन, दवाइयां 12 हमने थेराप्स के बारे में बताया तुमको। उसके बाद हमने जीन थेरेपी में किस तरीके से हम अपनी मेडिकल फील्ड में यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ बायोटेक को एज अ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है। व्हाट इज डायग्नोसिस, पहले ये बताओ मुझे, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? अभी तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस समझ में आएगा, पता लगाना कि पता लगाना, एक्चुअली में है डायग्नोस क्या। करना, ठीक है, राइट। किसी बीमारी को क्योर तो तब कर पाओगे ना जब उसको डायग्नोस कर पाओगे, और किसी भी डिजीज को डायग्नोस करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, ठीक है। कि अर्ली डायग्नोसिस हम कर ही नहीं पाते, मोस्ट ऑफ द टाइम सीट कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं केसेस, बिकॉज डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऑलराइट, सो हमें पता है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड डेफिनेटली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पैथोफिजियो यानी नॉर्मल और एबनॉर्मल सारे प्रोसीजर्स के बारे में हमको पढ़ना है। ओके, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। है ना। तो हम लोग पूरा सब कुछ पूछते हैं, बहुत सारी चीजें पेशेंट से पूछते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, तब जाके हमको डायग्नोसिस मिलता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन हमें पता है तभी कर पाएंगे हम जब उसके सिम्टम्स पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, डाइजेस्टिव ट्रैक में है, क्या है, ठीक है। तो कैसे हम इसमें यूज करते हैं, सी every organism contains some unique specific sets of DNA sequence, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो मॉलिक्यूलर लेवल पे डायग्नोस कर रहे हैं, दे मेक स्पेसिफिक सेगमेंट विजिबल, ये क्या करते हैं, विजिबल कर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायग्नोसिस की जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग कन्वेंशनल मेथड्स की पहले बात करते हैं। कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल मेथड अभी भी फॉलो कर रहे हैं हम यूरिन एनालिसिस कराते हैं जी, यूरिन का टेस्ट करो, सीरम एनालिसिस हम कराते हैं कि जी देखो ब्लड में किसकी कमी हो गई है, ठीक है। या फिर हम लोग ये कन्वेंशनल मेथड्स हो गए, या फिर हम लोग अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है इस केस में, ठीक है। सीरम यूरिन एनालिसिस टाइम लेता है देखने के लिए। नाउ दीज आर द मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस। मॉडर्न डायग्नोस्टिक मेथड्स बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या हमने इसके बारे में पढ़ा है? ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है। एलाइजा की फुल फॉर्म याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ठीक है। एंड आरटीटी इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अलीसा तो हम एड्स के लिए करते हैं।
बुक और भी काफी टेस्ट चीजों के लिए होता है, हम लोगों ने उसके पढ़, मतलब बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो तुम्हारे जितने भी इम्यूनोसप्रेशन डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए हम लोग कैटेगरीज में यूज करते हैं। इन सब की वजह से अर्ली डायग्नोसिस इज पॉसिबल। अब अर्ली जितना डायग्नोस करोगे, एंड दीज ऑल आर बायोटेक के प्रोसेसेस, राइट, दीज ऑल आर बायोटेक प्रोसेसेस, उसको हम लोग अप्लाई करके अपनी मेडिसिन में अर्ली डायग्नोसिस कर पाते हैं ताकि हम डिजीज को टाइम से क्योर कर सके। ठीक है, पीसीआर का फायदा क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है, बहुत लो लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरिया या वायरस का है, जब सिम्टम नहीं आते हैं ना, जब बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो सिम्टम नहीं आते, जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तुम्हारी बॉडी में, खूब सारी कॉपी बना लेता है, तुम्हारे सिस्टम को हैम्पर करता है, तब जाके तुमको सर्दी जुकाम फीवर कोल्ड कफ बॉडी एक आना शुरू हो जाता है। तो हम अगर सैंपल लेके पीसीआर करा लें, मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बट मैं लैब में पीसीआर टेस्ट करा लूं तो वो उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के, और मेरी बॉडी में बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट था, लेकिन तब भी वो डिटेक्ट कर लेगा और मुझको बचाया जा सकता है फर्दर होने वाली डिजीज से। ठीक है, पीसीआर हम लोग एचआईवी के केस में भी यूज करते हैं, एचआईवी पेशेंट को डिटेक्ट करने के लिए, या म्यूटेशंस, जीन जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मतलब पीसीआर तो इज लाइक रामबाण ऑफ सो मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये बात समझ में आई सबको? यस और नो? ओके, चलो उसके बाद एलाइजा हमें पता है फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, याद रखना, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेस पे ये हमारा होता है। ठीक है, किसी भी इंफेक्शन ऑफ अ पैथोजन कैन बी डिटेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, चाहे प्रोटीन है, चाहे ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स है, ठीक है, या एंटीबॉडी, कैसे भी हम कर सकते हैं। और आरडीटी तो हमें पता ही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं, हम पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, आरडीटी में बहुत सारी टेक्निक्स है जो, आरडीटी तो बहुत ब्रॉड टर्म हो गया ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सब वही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, बायोटेक में है ही ये सारी, है ना, बट इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आरडीटी के बेस पे है। जैसे वीएनटीआर का नाम सुना है हमने टेस्ट का? आरएफएलपी, राइट, सो दीज आर द टेस्ट, ये डीएनए सीक्वेंसेस, ये सारे के सारे टेस्ट दे आर बेस्ड ऑन आरडीटी, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो दिस वाज अबाउट molecular diagnosis. ठीक है, PCR, multiple copies of specific DNA segment, identification of individual using DNA fingerprinting. उस वायरस के डीएनए को हम लोग फिंगरप्रिंट करके उसके आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एचआईवी वायरस, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक म्यूटेशन, सबका एम्प्लीफिकेशन कर देता है पीसीआर। ठीक है, एलाइजा, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई पेप्टाइड, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज एंड हॉर्मोन्स। ओके, अगर एंटीबॉडीज बन रही हैं, देखो वायरस सैंपल ऑन द सरफेस, वायरस सैंपल लिया हमने, एंटीबॉडी विद एंजाइम कॉन्जुगेट कर जाएंगे आपस में, और वो इंटरेक्शन आना शुरू हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा, और हमें पता लग जाएगा कि गड़बड़ है। एप्लीकेशन क्या है, फूड एलर्जेंस के बारे में, और एचआईवी और बर्ड फ्लू सबके सैंपल्स, सब मैंने बता दिया तुमको। ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑटो रेडियोग्राफी। व्हाट इज ऑटो रेडियोग्राफी, बताओ, सामने ही लिखा हुआ है। किसी बायोलॉजिकल सैंपल में, रेडियोलॉजी हम पढ़ते हैं, ठीक है, किसी बायोलॉजिकल सैंपल में अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम एक्सरे फिल्म को डिटेक्ट करते हैं। सी क्या यहाँ पे हो रहा है, सो बेसिकली वी वांट टू demonstrate the distribution of a radiologic or radio labeled compound within an organism, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए लोकेशन कहाँ पे है। आरएलएफपी में हम लोग यूज करते हैं, हम लोग देखो यहाँ पे प्रोब what we are doing here is, जैसा कि भी प्राची ने बोला, we are taking a single stranded DNA और RNA, ठीक है, with a radioactive molecule attached to it। हमने क्या किया है, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल को डीएनए और आरएनए से अटैच कर दिया है, ठीक है, जिसको हम प्रोब बोल रहे हैं, उसको हम अलाउ करते हैं टू हाइब्रिडाइज, ठीक है, टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। हमने सिंगल स्ट्रैंडेड लिया है ना,
हम उसको अलाउ करेंगे ताकि वो हाइब्रिडाइज करे थ्रू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एक पर्टिकुलर सेल में, ठीक है, जिसके बाद हम फर्दर क्या करते हैं, डिटेक्शन करा पाते हैं थ्रू ऑटो रेडियोग्राफी। तो वो क्लोन having the mutant gene will not appear on the photographic film, ठीक है, जो भी फोटोग्राफिक, ये देखो, this is a radioactive probe, the filter is hybridized with the radioactive DNA probe, hybridized हुआ, then DNA fragment that is hybridized to the radioactive DNA is detected like this, एक्सरे में, एक्सरे में क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है देखो वो दिख जाएगा तुमको, ठीक है। तो टू फाइंड इन्वेस्टिगेट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए हम लोग इस ऑटो रेडियोग्राफी को यूज करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग प्रोब। कैसे यूज करते हैं हम इसको, कैसे कर रहे हैं, प्रोब यूज कर रहे हैं, विच इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए अटैच टू अ रेडियो एक्टिव मटीरियल, जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करेगा, ठीक है। फिर उस डीएनए फ्रैगमेंट, अब वो प्रॉपर डीएनए फ्रैगमेंट बन गया जिसमें एक आपका रेडियो एक्टिव मटीरियल है, फिर आपको डिटेक्ट करते हो उसको ऑटोबायोग्राफी में। यस और नो, इतनी बात समझ में आई? ओके, सो वी आर डन विद द इंसुलिन, we are done with the molecular diagnosis and autobiography, auto radiography की बात हमने कर ली, उसके बाद हमने जीन थेरेपी की बात भी कर ली। अब इस चैप्टर का लास्ट दो टॉपिक्स हमारे पास रह गए हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिकल इश्यूज ऑफ कोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, ठीक है। चलो, अब हमने अपना इस हफ्ते का टास्क देख लिया, हमें क्या क्या करना है, उसके बाद हमने टेस्ट की तैयारी करनी है। ये चैप्टर के बस छोटे छोटे से 2 टॉपिक रह गए हैं, ओके, उसके बाद हम लोग रिवीजन शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए जस्ट डू इट, करना है तो मतलब करना है, ऑलराइट। चलो, बाय बाय बोथ ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।